लॉकडाउन की तैयारी। सीएम नीतीश कुमार ने दूसरी बार लिया पटना शहर का जायजा। सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर ले सकते हैं बड़ा फैसला। लॉकडाउन में महंगा पड़ेगा बेवजह घूमना। रांची एसएसपी के निर्देश। कोरोना नियम तोड़ने वालों को पढ़ाया जाएगा आधे घंटे का कोरोना नियम। आईपीएल में आज नहीं होगा मैच। 2 खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित। केकेआर और आरसीबी का चला मैच। मऊ में वोटों की गिनती में लगा हेराफेरी का आरोप। लोगों ने बीच सड़क पर किया हंगामा। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे तो बिहार में बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पटना शहर का भ्रमण किया। सीएम का काफिला एक अणे मार्ग से निकला और बेली रोड होते हुए सबसे पहले रूपसपुर पहुंचा। तो यहां नगर भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री दानापुर टेम्पो स्टैंड पहुंचे। यहां से फिर उनका काफिला दीघा पहुंचा। गाड़ी में बैठकर उन्होंने शहर का जायजा लिया। इन क्षेत्रों के अलावा गांधी मैदान, कारगिल चौक और मीठापुर के बाद इनकम टैक्स चौराहा होते हुए मुख्यमंत्री का काफिला सीएम आवास पहुंच गया। इस नगर भ्रमण के पीछे कारण बताया जा रहा है कि लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कई संगठन बढ़ते संक्रमण को देखते ही बिहार में 15 दिनों के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शहर का भ्रमण किया। तो बिहार की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना में एक बार फिर नीतीश कुमार अब भ्रमण के लिए निकले हैं। लंबा समय का वक्त बताया जा रहा है जब भ्रमण के लिए नीतीश कुमार निकले और कई ऐसे चौराहे, कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जिन क्षेत्रों को इस भ्रमण के दौरान नीतीश कुमार ने कवर किया। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि इस भ्रमण के पीछे का मुख्य कारण यही माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आईएमए ने भी अब नीतीश सरकार से जो मांग कर दी है कि 15 दिनों का संपूर्ण बिहार में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तो ऐसे में भ्रमण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना भ्रमण के ये निर्णय लेना कठिन होता और यही कारण बताया जा रहा है जिस वजह से सीएम नीतीश राजधानी पटना का जायजा लेने के लिए कई क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए निकले। और वहीं दूसरी तरफ मधुपुर उपचुनाव के नतीजे बीते दिन घोषित किए जा चुके हैं और एक बार फिर से महागठबंधन ने एनडीए को पटखनी दे दी है। तो जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी ने 5000 से अधिक मतों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हरा दिया है। पार्टी की जीत से खुश सीएम हेमंत सोरेन ने बीते शाम मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने मधुपुर की जनता को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को ढेरों बधाई दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर मधुपुर उपचुनाव में केंद्र में सत्ता में होने के कारण चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का आरोप मढ़ा। मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है। झारखंड का उपचुनाव और वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने बैठक की। बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट का कार्य 9 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
सभी अधिवक्ताओं से अगले 1 सप्ताह तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने की बात कही है और साथ ही काउंसिल के निर्णय की अवहेलना करने पर एक्शन लिए जाने की हिदायत दी है। झारखंड राज्य विधिक परिषद के द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे, उसी निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, इसकी विभीषिका को देखते हुए 9 मई तक के लिए किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को अलग रहने का निर्देश दिया है। और इसमें जो बृहस्पतिवार के दिन जनहित याचिका की सुनवाई होती है झारखंड उच्च न्यायालय में, उस मामले में बार काउंसिल के द्वारा कुछ छूट दी गई है कि जिसमें कि जनहित याचिका जो अधिवक्ताओं के हित में है। झारखंड राज्य विधिक परिषद के द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे, तो वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सह समाज सेवी सतीश यादव ने अस्पताल में मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही की कड़ी निंदा की। इस दौरान पीएचसी अस्पताल में काफी कुव्यवस्था देखने को मिली। मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में न तो मास्क उपलब्ध है और न ही सैनिटाइजर। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड की भी काफी किल्लत है। डॉक्टर जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, साथ ही बिना पीपीई किट पहने ही डॉक्टर लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। आज दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग आए हैं निरीक्षण करने के लिए, और हम लोगों ने देखा है आज यहाँ स्थिति इतना बद से बदतर है इस स्वास्थ्य केंद्र पे। इसी स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं बल्कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की यही हाल है। जैसा कि आप पूरे स्वास्थ्य केंद्र में आप भी देखे होंगे हमारे साथ, न ऑक्सीजन है न बेड है। और स्थिति ये है कि जो यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पे है, जो लोग जो स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं, उनके पास पीपीई किट तक नहीं है, हाथों में ग्लव्स नहीं। और खबर सिवान से। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। ट्वीट कर मांझी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन के निधन की न्यायिक जांच की जाए। का स्पष्ट मानना है कि शहाबुद्दीन साहब के मौत को लेकर के कोई ना कोई राज है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए हमारे नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के तमाम नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही हमारे दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह किया है कि चूंकि वो सिवान के सांसद रहे हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से होना चाहिए। देखिए हमारी तो कोरोना संक्रमण से लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए बिहार आईएमए ने सरकार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आज से सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी गोलबंद होकर सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बनाएंगे। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो हालात और भयावह हो सकते हैं। इनके रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, काफी लोग मर भी रहे हैं, और इवन जो सीवियर है उनके वो डॉक्टरों में भी काफी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही। सरकार काफी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुंचे, लोगों की मृत्यु न हो, लेकिन इसी क्रम में आईएमए बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का, यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है। बिहार में कोविड-19 के रोग। तो खबर बिहार से है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड वाला ग्रेड
2 का अस्पताल बना दिया है, जिसमें कोविड मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंभीर रूप के कोविड पॉजिटिव मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जा रहा है। और अब बात करेंगे झांसी की, जहां पर मुक्ति संस्थान की टीम के द्वारा 70 साल के एक वृद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल वृद्ध घर में अकेले रहता था और विगत कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। अचानक रात में तबीयत खराब होने से निधन हो गया, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष ने मुक्ति संस्थान के सदस्य को दी। मौके पर पहुंची मुक्ति संस्थान की टीम ने विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। तो दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच में ऐसे में ये खबर झांसी से सामने आई है, जहां पर एक मुक्ति संस्थान की टीम ने 70 साल के एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूर्ण किया। यानी कि बताया जा रहा था ये जो 70 साल का बुजुर्ग था ये अकेले ही अपने घर में रहता था, लेकिन जैसे ही इस बात की सूचना मिली और वहीं मऊ जिले के कोपगंज की ग्राम के पंचायत के मतगणना सुचारू रूप से चल रही थी। इसी दौरान प्रधान पद के प्रत्याशियों ने वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया और बीच सड़क पर हंगामा करने लगे। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। तो ये खबर आपको बता रहे जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी भी देखने को मिली है। मऊ की एक खबर आपको बता रहे जहां पर वोटों की गिनती में हेराफेरी करने का जब आरोप लोगों ने लगाया तो यहां पर लोगों को बौखलाहट देखते हुए पुलिस भी गर्मा गर्मी के माहौल में वो खुद भी शामिल हो गई। तो ये साफ तौर पर आपको तस्वीरों में भी देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर लोगों को भगाने की वहां से कोशिश की जा रही है, यानी खदेड़ा जा रहा है। तो डंडे का इस्तेमाल करते हुए पुलिस यहाँ पर लोगों को हटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि क्या लाठी भांजना ही एकमात्र उपाय रह गया था पुलिस के पास, कि इस तरीके से निहत्थी जनता के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। क्या बातचीत के द्वारा भी क्या कोई तरीका नहीं हो सकता लोगों को समझा बुझा करके वहां से हटाने का? लेकिन ये खबर मऊ की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए तस्वीरें भी है, ये वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे जब लोगों ने सवाल करने शुरू किए कि आखिर हेरा फेरी कैसे हुई और सवाल जब पूछने की कोशिश की, अपने सवालों को जवाब लेने की कोशिश की, तो यहाँ पर पुलिस के तरफ से भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, क्योंकि लाठियां भांजी गई है और इसमें युवाओं के साथ साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी बताए जा रहे थे। और इस तरीके से खुले में अगर पुलिस की तरफ से ऐसे लाठियां भांजी जाती है तो वाकई सवाल खड़े करना पुलिस पर भी वाजिब है कि क्या पुलिस के पास कोई और तरीका नहीं था लोगों को समझाने का, या केवल एक ही भाषा इन्हें समझ आती है कि लोगों पर बस लाठियां भांज दी जाए और अपनी बात मनवा ली जाए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार मऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर वोटों की गिनती की जा रही थी। लेकिन जब लोगों को ये जानकारी मिली कि वोटों की गिनती जो हो रही थी यानी मतगणना में कुछ हेराफेरी की गई है, तो पूरा बवाल हेराफेरी करने को लेकर के कटा कि मतगणना में कुछ हेराफेरी हुई है और इसके सही से अगर मतगणना नहीं की जाती है तो रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। और ऐसे में सही प्रकार से मतगणना करने के लिए ही लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। और जब सवाल पूछे गए तो तीखे सवालों का सामना नहीं कर पाने की वजह से यहाँ पुलिस के हाथ में जो लाठी था उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लोगों पर लाठी भांजना शुरू कर दिया और लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया ताकि सवालों को दबाया जा सके। तो देखिए कितने तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की यहाँ पर हरकत भी साफ देखी जा सकती है कि लोगों से बातचीत करना तो मुनासिब उन्होंने नहीं समझा, लेकिन बात गर्मा गर्मी पे पहुंच गई। तो मऊ जिले के कोपागंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां की ग्राम पंचायतों की मतगणना सुचारू रूप से चल रही थी और उस वक्त ये विवाद देखने को मिला। लोगों ने जमकर हंगामा किया, जमकर हल्ला काटा और उसके बाद से लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस के तरफ से यह हथकंडा अपनाया गया कि उन्होंने लाठियां भांजना शुरू कर दिया लोगों पर। तो काफी लोगों को चोटें भी आई है और उनकी तरफ से पुलिस से ये शिकायत रही कि आखिर उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही थी और इस तरीके से लाठी भांजना कितना उचित है।
तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की ओर से बीते दिन बिहार के हर जिले में विभिन्न मंत्रियों का जिला का प्रभार दिया गया। इस कड़ी में मंत्री मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर जिले का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनाए जाने के बाद सहनी बीते रविवार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय एसकेएमसीएच पहुंचकर जिला अधिकारी और एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मौजूद समय में जिले के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाए जाने की बात कही। वहीं ऑक्सीजन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया मुजफ्फरपुर जिला का, और मेरा दायित्व है कि मुजफ्फरपुर में खास करके कोरोना महामारी के समय में जो स्थिति पूरे देश दुनिया में उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर कैसे काबू पाना, कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए मैं जैसे मुझे मंत्री बनाया गया तो मैं आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया हूँ, मुजफ्फरपुर में आया हूँ और हमारे जिला पदाधिकारी डीएम साहब है, एसपी साहब है और हमारे जो भी डॉक्टर पदाधिकारी हैं सबसे मुलाकात किया हूँ। जो भी कहीं कोई कठिनाई है तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना के संक्रमण से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बढ़ते कोरोना मरीजों और अस्पतालों में बेडों की कमी को देखते हुए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में कोविड मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि यहां 110 बेडों का अस्थायी रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए सारी व्यवस्था की गई है, जिसका निरीक्षण करने आए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दल बल के साथ जायजा लिया। वहीं जल्द जयप्रभा मेदांता को भी कोविड मरीजों के लिए शुरू करने की बात कही है। तो गिरिडीह में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गई है। पुलिस प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करवा रही है। इस दौरान पुलिस ने शहर में खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही बेवजह घूमते लोगों पर भी डंडे बरसाए गए। उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है, उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में न निकलें। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार, बाल बच्चा, समाज की सुरक्षा करें। तो वहीं समस्तीपुर में बीती रात विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना जिले के उजियारपुर थाने के योगी चौकी की है, जहां शादी समारोह से लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी के पास आकर उनकी तरफ बंदूक तान दी। हालांकि बॉडीगार्ड के सूझबूझ से विधायक की जान बच गई। वहीं विधायक ने इस मामले को उजियारपुर थाने में दर्ज कराया है। बॉडीगार्ड उतरा तो वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया। चंदौली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा। लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और जोगी चौक के बीच में है, और वहां पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। विधायक जी के ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर से जिला सचिव की हैसियत से मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस तरह जब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जब हम इस तरह का हमला हुआ है तो आम जनता का पर क्या होगा।
तो मोकामा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आम दिनों में बेतहाशा भीड़ का मंजर प्रस्तुत करने वाले इस शहर में लगभग सन्नाटा सा पसर गया है। बाजार में सिर्फ आवश्यक सामानों की खरीदारी ही की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी चौकसी से लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। कई प्रत्याशी जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे तो कई के हाथ मायूसी लगी। हालांकि कन्नौज जनपद के मेघौली पंचायत में विजेता घोषित हुए मनोज यादव जीत की खुशी में इतने मशगूल हो गए कि कोरोना के नियमों को ही ताक पर रख दिया। प्रधान ने जीत की खुशी में जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकार अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है और जिसके चलते मरीजों की लगातार मौतें हो रही हैं। इसी बीच सीपीआई समेत अन्य लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पीएमसीएच मुख्य द्वार पर सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं सरकार से तत्काल स्थिति को सुधारने की मांग भी की जा रही है। अरे नीतीश कुमार शर्म इलाज करना होगा। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लतों से भी मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए सोनभद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी सोनभद्र की ओर से निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद करहिया अनपरा स्थित निजी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता आज से शुरू कर दी गई। करहिया गांव में देबुलगंज के पास अनपरा में एक ऑक्सीजन प्लांट था, जिसका अग्रक्षण कार्य पिछले 10 दिनों से चल रहा था। जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस प्लांट का अग्रक्षण कार्य 10 दिनों में किया गया। आज इसका परिणाम हम लोग को प्राप्त हुआ है और आज दोपहर 12 बजे से सिलेंडर की फिलिंग शुरू हो गई है। और इसमें हिंडाल्को के इंजीनियर टीम और कानपुर से आए हुए श्री संत पटेल जी और प्लांट के समस्त स्टाफ और स्थानीय जो लोग थे, जहां दुकानदार थे और कुछ लोग थे, जिनकी भागीदारी रही है। और पूरा रात दिन के अग्रक्षण कार्य के साथ हम लोग इस प्लांट को शुरू कराने में सफल हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम के द्वारा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्लांट को शुरू कराने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है, उसको धन्यवाद दिया जाए। तो राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन ने सभी साप्ताहिक बाजारों को लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर इन सभी बातों को नजरअंदाज कर लोग साप्ताहिक बाजार लगाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लोग मास्क लगाने के नाम पर सिर्फ दिखावा करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को हटाए जाने के बावजूद भी लोग गली मोहल्ले में घुसकर जमावड़ा लगाकर सामानों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। कोरोना काल में एक स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां बरारी शमशान घाट पर शव दाह करने वाले की मनमानी ढंग से पैसे वसूलने की कई शिकायतें अब तक सामने आ चुकी हैं। इन शिकायतों को लेकर भागलपुर के विधायक अजित शर्मा ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को लोगों को होने वाली परेशानियों से रूबरू कराया है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से जांच कमेटी बनाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात की है। आपको बता दें कि शव जलाने के लिए बरारी शमशान घाट पर परिजनों से 21,000 से लेकर 51,000 तक चार्ज किया जा रहा है। बोलो। आश्चर्य लगता है, पूरे भागलपुर के जनता से काफी शिकायत मिल रही है
कि जो कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी जाने जाती हैं, जिनकी मौत होती है या और भी जैसे मौत होती है, शमशान घाट बरारी में जलाने जाते हैं तो वहां पे वो कह रहे हैं कि 21,000 से लेकर 51,000 रुपया तक बिना पैसा लिए लोग जलाते नहीं। जो सौदागिरी था वो अभी खराब पड़ा है 6-7 दिनों से, कोई देखने वाला नहीं। ऐसा तो लगता है कि पूरा प्रशासन ही सुस्त है। नगर निगम हमारा स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।